हेलो स्टूडेंट, मैं हूं संजय और आप सभी को इको स्टडी में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर मुद्रा और साख। मुद्रा और साख का यह द्वितीय भाग होगा और द्वितीय भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे बैंक क्या है, दूसरा बैंकों के ऋण संबंधी गतिविधियाँ, तीसरा साख और चौथा साख की स्थितियाँ। और प्रत्येक बार की तरह इस बार भी हम लोग देखेंगे अंत में, अर्थात वीडियो के अंत में देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस वीडियो के इस भाग से आ सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले बैंक क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बैंक और जानते हैं बैंक क्या है या किसे कहते हैं। बैंक वह संस्था है जो जनता से जमा के रूप में मुद्रा अर्थात रुपया लेता है तथा कुछ ब्याज के साथ भुगतान करता है एवं लोगों को ऋण देने का काम करता है। अर्थात बैंक जो है वह लोगों से जमा प्राप्त करता है और फिर वह कुछ इस पर ब्याज भी देता है और ज़रूरतमंद लोगों को ऋण के रूप में धन प्रदान भी करता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि आखिर जमाकर्ता कौन है और कर्जदार कौन है। तो अब आइए हम लोग जानते हैं जमाकर्ता कौन है और कर्जदार कौन है। आइए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि बैंक में कौन लोग मुद्रा जमा करते हैं। वैसे लोग बैंक में मुद्रा जमा करते हैं जिनके पास अतिरिक्त मुद्रा होती है, अर्थात अपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने हेतु बैंक या संस्था में जमा करते हैं, उसे जमाकर्ता कहते हैं। आइए अब हम लोग कर्जदार के बारे में जानते हैं कि कर्जदार अर्थात ऋण कौन लेता है। बैंक लोगों द्वारा अतिरिक्त मुद्रा या जमा को ज़रूरतमंद व्यक्तियों जैसे व्यापारियों, व्यवसायियों, किसान आदि को ऋण प्रदान करता है, जिस पर बैंक ब्याज के रूप में धन कमाते हैं। आइए अब हम लोग बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां के बारे में जानते हैं और जानते हैं बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों एवं ज़रूरतमंद लोगों के बीच मध्यस्थता का काम कैसे करता है। बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले व्यक्तियों से जमा प्राप्त करते हैं और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को ऋण प्रदान करते हैं, अर्थात दोनों व्यक्तियों जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता का कार्य बैंक करते हैं। बैंक कुल जमा का एक छोटा भाग अपने पास रखते हैं। भारत में कुल जमा का 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। यह एक दिन के जमा के आधार पर मुद्रा निकालने की संभावना को देखकर रखा जाता है। इस प्रकार बैंक दोनों के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। बैंकों में जितनी भी गतिविधियां होती है ऋण संबंधित या जमा संबंधित, उन सभी चीज़ों पर RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नज़र होता है। जैसे बैंक किनको तथा कितनी मात्रा में ऋण दे रहा है। RBI यह भी नज़र रखता है कि ऋण किसानों को दे रहा है या सिर्फ व्यापारियों को ही दे रहा है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बैंक जो है वो अधिकतर व्यापारियों को ऋण अधिक देता है और किसानों को कम, क्योंकि किसानों से उसे कम लाभ प्राप्त होता है। तीसरा नंबर, बैंक कुल जमा का कितना भाग अपने पास रख रहा है। चौथा नंबर, बैंक का अपने ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार रखता है आदि। अब हम लोग RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंकों का देखरेख RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में 5 करोड़ अधिकृत पूंजी के साथ किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। अब हम लोग साख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साख अर्थात क्रेडिट, इसे गुडविल भी कहा जाता है। तो अब आइए हम लोग जानते हैं साख क्या है। साख का अर्थ पूंजी उधार देना है, अर्थात साख एक विनिमय लेन देन का कार्य है जिससे कोई ऋणदाता किसी ऋणी को वर्तमान समय के
कुछ वस्तुएं एवं मुद्रा इस विश्वास पर देता है कि कुछ समय बाद वह उसे वापस कर देगा। यह क्या कहलाता है? साख कहलाता है। अब हम लोग बैंक साख के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बैंक के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बैंक साख नकदी के रूप में ऋण उपलब्ध कराने की बैंक की क्षमता को बैंक साख कहते हैं। आइए अब हम लोग साख के विभिन्न स्थितियों की जानकारी प्राप्त करते हैं। साख अर्थात ऋण, या यूं कह सकते हैं कि उधार, किसी व्यक्ति के लिए यह लाभकारी साबित होगा या किसी व्यक्ति के लिए यह विनाशकारी या हानिकारी साबित होगा। तो आइए इन दो उदाहरणों से हम देखते हैं। सबसे पहले सलीम की कहानी को हम लोग लेते हैं। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सलीम के पास एक महीने में 3000 जूते का ऑर्डर आता है, क्योंकि लोग त्योहारों में ही नए नए कपड़े और नए नए जूते आदि पहनते हैं, जैसा कि आप भी करते होंगे। इसलिए सलीम ने यह ऑर्डर ले लिया, अर्थात जूते बनाने का ऑर्डर वह ले लेता है और वह एक महीने में जूते बनाने का काम पूरा करने की कोशिश करने लगता है। यह कोशिश वह दो आधारों पर उधार लेकर करता है। सबसे पहले वह खुद कंपनी से ही 1000 जूते का पैसा पहले ले लेता है और बाकी जो है वह चमड़े वाले से चमड़े उधार का प्रस्ताव रखता है और उसे बाद में भुगतान करने का वादा करता है। इस प्रकार से एक महीने के अंदर ही वह सुगमतापूर्वक कार्य को पूरा कर पाता है, जिससे सलीम को लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पे हमने देखा कि एक साख से सलीम को लाभ प्राप्त हुआ, अर्थात ऋण से उसे लाभ प्राप्त हुआ। अब हम लोग साख के दूसरे स्थिति अर्थात स्वप्ना की समस्या के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वप्ना एक छोटी सी किसान है और वह 3 एकड़ ज़मीन पर मूंगफली उगाती है और यह मूंगफली उगाने के लिए वह साहूकार से ऋण लेती है। ऋण लेने के बाद वह फसल लगाती है, लेकिन फसल में कीड़े लग जाते हैं। हालांकि स्वप्ना कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करती है, परंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और इस प्रकार से वह साहूकार का ऋण चुका नहीं पाती है, क्योंकि उत्पादन ही नहीं हुआ है। लेकिन स्वप्ना फिर से एक बार उधार लेकर अर्थात ऋण लेकर के वह फिर से फसल लगाती है दूसरे बार, और दूसरे बार खेती करती है। इस खेती में उत्पादन तो होता है, परंतु उतना उत्पादन नहीं हो पाता है कि जितना वह दोनों टाइम का कर्ज चुका पाए और अंततः ऐसा स्थिति आ जाता है कि स्वप्ना को अपने ज़मीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ता है और स्वप्ना को इस ऋण से अर्थात उधार लेकर उत्पादन करने से उसे बहुत हानि हो जाती है, क्योंकि ज़मीन का एक टुकड़ा उसे बेचना पड़ता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साख जो है वो किसी के लिए लाभकारी तो किसी के लिए विनाशकारी तथा हानिकारक हो सकता है, जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पे देखे कुछ उदाहरणों द्वारा। आइए अब हम लोग वीडियो के इस भाग से जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर से कुछ एक नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हो सकता है बैंक क्या है या किसे कहते हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार से देंगे जो हमारा अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है साख क्या है या साख से क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से देंगे जो अभी आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है भारत के केंद्रीय बैंक कौन है अथवा बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा आरबीआई, जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। चौथा क्वेश्चन हो सकता है आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से देंगे जो अभी आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। पांचवा क्वेश्चन हो सकता है अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस प्रकार से मध्यस्थता का कार्य करते हैं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से देंगे जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पांचवा क्वेश्चन हो सकता है जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर आप अपने स्क्रीन पर अभी आप देख रहे होंगे, इस प्रकार से आप इसका उत्तर देंगे। इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप देंगे जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देखे हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, और
नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।